ट्यूब्स, सबको मालूम है, ये फेवरेट क्वेश्चंस हैं. दीज आर पर्टिकुलरली टॉपिक्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इन एनक्लेक्स. ओके, ऑलराइट. दिस इज योर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब. आप देख सकते हैं इस ट्यूब को. डीकम्प्रेस द स्टमक बाय रिमूविंग फ्लूइड्स. इस डीकम्प्रेस का मतलब क्या होता है? हाँ, खाली कर रहे हो आप. ओके, एम्प्टी कर रहे हो. सो डीकम्प्रेस द स्टमक बाय रिमूविंग द फ्लूइड्स. सो यू कैन सी दिस इज द फीड एंड ये यहाँ पे कनेक्ट होती है और ये यहाँ पे पेशेंट के पेट के अंदर जा रही है. इसे हम एनजी ट्यूब बोलते हैं, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब. असिस्ट इन फीडिंग, एडमिनिस्टर मेडिकेशंस टू क्लाइंट हु आर अनेबल टू स्वॉलो. जो लोग नहीं स्वॉलो कर सकते उनके केस में ये होती है. हेल्प इरिगेट द स्टमक एंड रिमूव द टॉक्सिन सब्सटेंसेस सच एज पॉइजन. तो किसी ने अगर गलती से कुछ पॉइजन भी ले लिया है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग एनएस डाल सकते हैं या फिर हम लोग वाटर भी डाल सकते हैं. डालो और खोल दो तो सारा कुछ बाहर आ जाएगा. तो इसे हम बोलते हैं इरिगेशन. एनजी की इंसर्शन की बात करूं तो सबको मालूम होना चाहिए है, जब हम इंसर्ट करते हैं, जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हम हाई फॉरवर्ड पोजीशन देते हैं. ओके, टिल्ट द हेड ट्यूब, हम उसे बोलेंगे प्लीज इंजेस्ट. जेली भी लगानी है, इंजेस्ट. लेकिन जब हम फीडिंग देते हैं तो बेड को नीचे कर देते हैं, वरना वो डंपिंग सिंड्रोम से वो जूझ सकता है. डायरेक्ट फीड नीचे पेट के अंदर. तो आपने क्या करना है, पेशेंट को थोड़ा सेमी फॉरवर्ड रखना है ताकि वो फीड धीरे 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 पेट में जाए. और जो एनजी सक्शन क्या होता है, कुछ कंटेंट बाहर निकालना है, ड्रेन कर रहे हो आप. यू नो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, यस, पैनक्रेटाइटिस हो गया. जब भी हमें कंटेंट बाहर निकालना है, यू नो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में भी क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट को अंदर से बॉडी को ठंडा करने के लिए हम ठंडा पानी डालते हैं. मतलब जो एनएस होगा या जो मोटर होगा, जो भी फीड होगी वो चिल्ड होगी, वो आइस वाली फीड होगी. डालो और ओपन करो और निकाल दो, डालो और ओपन करो और निकाल दो. तो इससे भी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा नॉर्मल. सो लेट्स स्टार्ट विद द एनजीस इंसर्शन. हाई फॉरवर्ड. ओके, असेस द पेटेंसी, मेजर द ट्यूब. नाक से कान और कान से जायफाइड, नाक से कान और कान से जायफाइड. दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब जो पेशेंट के यहां तक आनी चाहिए है, अंदर जाने के बाद इधर तक आनी चाहिए. सो ये ट्यूब है, आई थिंक मेरे पास है एनजी, ये मिलान है. सो यहाँ ये एनजी है, यहां से मैंने मेजर करी और फिर मैंने इसे जब डाला तो इसकी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल मैच करनी चाहिए जो इसके साथ होना चाहिए. लुब्रिकेट कीजिए, 2 से 4 इंच की जो ट्यूब है उसको लुब्रिकेट कीजिए. एंड देन आफ्टर व्हाट यू विल डू, यू विल चेक द साइज. 12, 14, 16, 10 की भी आती है हमारे पास एनजी ट्यूब. 10, 12, 14, 16, 18. ओके, बट कॉमनली अडल्ट साइजेस आर 12, 14 एंड 16. तो नॉर्मल अडल्ट के साइजेस क्या हैं? 12, 14 एंड 16 आर द नॉर्मल अडल्ट साइजेस. चाइल्ड, बच्चों में 10 से 14, 10 या 14 के बीच में. इन्फेंट में 4 to 10. तो गाइस 4 भी होती है. ओके, बट हमारे पास इन आवर डिपार्टमेंट वी हैव लाइक 10, 12, 14, 16, 18. और हम लोग छोटे छोटे बेबीज को भी हम लोग डालते हैं, ये यू नो 10 या 12 की डालते हैं, छोटे छोटे इन्फेंट्स. या सो दीज आर लाइक वेरी कॉमन बिकॉज इन आवर स्टॉक वी हैव लाइक 10 एंड ऑल. बट 4, 5, 6 भी होती है. ओके, तो ध्यान रखना है. Ask the patient to swallow. Okay. What about feeding? Semi-forward position. Assess the patency of, patency with the help of auscultation. What I mentioned yesterday. Yes. मैंने ये जो आपने अभी बात बोली है, मैंने कल बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि अगर क्वेश्चन में कंटेंट की बात पहले है तो उसको उसके पास ऑप्शन को टिक किए करेंगे, और अगर दूसरा ऑप्शन अस्कल्टेट का तो अस्कल्टेशन जाता है. लेकिन हमारे क्वेश्चन में कलर नहीं था, हम पीएच के बारे में जिक्र ही नहीं था, इसीलिए हमने अस्कल्टेशन को टिक किया था. ये मैंने कल बताया था, कल में जब भी टेस्ट था हमारा मैंने डिस्कस की थी ये चीज कि गाइस जब भी एनजी इंसर्ट कर रही होती है, जब फीड देने लगते हैं तो अर्चना अगर रेगुलर फीड चल रही है, रेगुलरली फीड चल रहा है तो भाई खोलो, कंटेंट देखो, हाँ ठीक है, प्री पुश कर दो. लेकिन अगर उसको आप पहले अब स्टार्ट करने वाले हो, फीडिंग पहले स्टार्ट करने वाले हो, तो आपको पोजीशन कंफर्म करनी पड़ेगी या अस्कल्टेट करके. ओके, और विद द पीएच. बट प्रायोरिटी किसको जाएगी? पीएच को, यानी कंटेंट को. उसके बाद
किसको प्रायोरिटी जाएगी? अस्कल्टेशन को। इज दैट क्लियर? बट जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था न्यूट्रिशन वाला, उसमें कंटेंट निकालने का ऑप्शन ही नहीं था, इसीलिए आंसर किस पे गया था? अस्कल्टेट पे। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग, ऑलवेज मेक श्योर बिफोर गिविंग द फीड पोजीशन ऑफ द ट्यूब चेक करना है, लेकिन पोजीशन दो तरीके से चेक किया जाता है, आइदर अस्कल्टेशन, आइदर फीडिंग को एस्पिरेट कर कर। प्रायोरिटी विल गो टू द एस्पिरेशन इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस फीडिंग गोइंग ऑन। लेकिन अभी भी डाली है ट्यूब तो कंटेंट आएगा पेट से बाहर? नहीं आ सकता है, वो कॉन्टिन्यूअस फीडिंग में नहीं आता है बाहर कंटेंट। मान लो 4-5 घंटे का गैप भी हो जाता है ना अर्चना, कंटेंट बाहर नहीं आता है, तो फिर क्या करोगे? अस्कल्टेट करेंगे। गॉट माय पॉइंट? तो ये हमारे बेसिक्स हैं, अब आंसर अकॉर्डिंगली कर लेना। तो ऑलवेज चेक द पोजीशन बिफोर गिविंग द आरटी फीड, टिक द आंसर पोजीशन। नंबर 2, अगर वो पोजीशन के अंदर भी पूछ रहा है कि करना क्या है, तो प्रायोरिटी विल गो टू पीएच, द कंटेंट, इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस फीडिंग, if it is not continuous feeding then go for auscultation. Check the residual should be less than 100 ml, okay, but if it is like 200-500 ml it's a red flag for us and we have to make sure we have to keep the thing over there only. और हम एम्पटिंग भी कर सकते हैं जीआई के, अगर काफी लंबे समय से उसका कलर भी बदल गया है तो हम गैस्ट्रिक एम्पटिंग भी कर लेते हैं। वैसे वेट किया जाता है, बिफोर दैट वी शुड वेट, बट आफ्टर वेटिंग आप देख रहे हो कि इसका कंटेंट जा ही नहीं रहा है, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, दैट अनडाइजेस्टेड कंटेंट शुड बी टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी, नॉट द डाइजेस्टेड वन। ओके, फ्लश 30 ml, पानी से भी कर सकते हो, एनएस से भी कर सकते हैं। ओके, बट प्रायोरिटी नॉर्मल वाटर होता है, एनएस तभी होता है जब आप इरिगेट कर रहे हो। ओके, फीडिंग बोलस भी दे सकते हो, इन्फ्यूजन भी दे सकते हैं। रीफ्लश 30 to 60 ml, रीफ्लश का मतलब है क्लीन करना, देने के बाद दोबारा आपको देना होता है। नोट फॉर द एस्पिरेशन, व्हाट आर द साइंस फॉर एस्पिरेशन? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हाइपोटेंशन, ये एयर एम्बोलिज्म भी इसमें इंक्लूड होता है, और पेशेंट का जो है एस्पिरेशन भी इंक्लूड होता है। पेशेंट का एकदम से टैकीकार्डिया में चला जाएगा, सांस नहीं ले पा रहा है और कोलैप्स हो जाएगा पेशेंट। ओके, नेक्स्ट सक्शन और ड्रेन। अब ये जो सक्शन और ड्रेनिंग बेसिकली इरिगेशन है। सो पोजीशन सेम रहेगी, सेमी फॉलोअर, असेस द बबल फंक्शंस, इरिगेट विद द 30 ml ऑफ वाटर और एनएस। ओके, और एनएस। नोट द अमाउंट ऑफ एस्पिरेशन, मॉनिटर फॉर द हाइपोकैलेमिया बिकॉज पोटेशियम पेशेंट का कम हो सकता है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑलराइट, परफेक्ट, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनजी इंसर्ट कैसे की जाती है, एनजी रिमूव कैसे की जाती है। अगर मैं इंसर्शन की बात करूं तो आपको क्या करना है? अस्कल्टेशन, देन एस्पिरेशन। तो अर्चना ये पहला क्या आया? अस्कल्टेशन। क्यों? क्योंकि आपने इंसर्ट किया है, कंटेंट बाहर नहीं आ सकता है, कॉन्टिन्यूअस फीडिंग में ही कंटेंट बाहर आएगा, जस्ट अभी आपने डाली है कंटेंट नहीं आ सकता बाहर, तो ऑलवेज गो फॉर अस्कल्टेशन, देन गो। यस, वेल हाइपोकैलेमिया मतलब जो आपका सी हमारा स्टमक का कंटेंट क्या है? एसिडिक इन नेचर, राइट? एसिडिक नेचर में अगर मुंह से उल्टी करके हम सब कुछ निकालते हैं तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं, जिसमें हमारा पोटेशियम आता है। यस, एग्जैक्टली, सो अंकित मेंशन करेक्ट रिएक्शन, आपने सुना ही होगा, so that's absolutely correct. Roshni, I hope it is clear now to you. वॉइस क्लियर नहीं है। या यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल
एग्जैक्टली। सो रोशनी नेशनल अब आपको शायद क्लियर भी हो गया होगा, बस आप इतना ध्यान में रखो कि हमारा जो स्टमक का कंटेंट है ना, तो इफ वी विल वॉमिट इलेक्ट्रोलाइट्स आर लॉसिंग, हम लॉस कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को। और अगर मैं बात करूं डायरिया है किसी को, अगर लूज टूल्स नीचे से लूज टूल पास कर रहा है पेशेंट, उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स जाते हैं बट नॉट पोटेशियम। वॉमिट में पोटेशियम जाता है उल्टी करने के दौरान, क्योंकि मेरे स्टमक के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं। एंड इफ यू वॉमिट, अगर सारा कंटेंट पेट का निकाल दिया, पोटेशियम विल बी लॉस्ड, ओके, एंड व्हाट विल हैपन, पेशेंट विल गो इनटू हाइपोकैलेमिया। इज दैट क्लियर? वैसे हमारे आने वाले लेक्चर्स इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ही है, हम इन्हें काफी डीपली पढ़ेंगे, ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके रोशनी? Yes, ma'am. Yeah, it's okay. Alright, let's move on guys. Auscultation, aspiration, gastric content, एक्सरे कंफर्मेटरी साइन होता है, एक्सरे से ही कंफर्म किया जाता है ट्यूब सही है कि नहीं है। बिना उसके हम लोग गलती से भी पेशेंट को फीड ऐसे नहीं दे सकते, या तो ऑस्कल्टेट कर लो या फिर पेशेंट को एक्सरे करवा लीजिए। कंफर्मेटरी तो एक्सरे ही होता है। एंड देन आफ्टर हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का जो पीएच होता है उसको भी असेस कर सकते हैं आफ्टर इनिशिएटिंग द फीड एंड मेजर द एक्सपोर्ट ऑफ द ट्यूब लेंथ। तो ट्यूब की लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर पे एक मार्क आता है, और वो 50 सेंटीमीटर आपकी नॉर्मल लेंथ मानी जाती है कि हाँ 50 सेंटीमीटर इज लाइक द गुड लेंथ, ओके। अब रिमूवल की बात करें तो ये मुझे सबसे बुरा, सबसे बैड वाला एक्सपीरियंस होता है कि मुझे तो खुद को ही अर्ली मॉर्निंग आपके ट्यूब नहीं निकालना चाहिए किसी पेशेंट का, और ना ही एक्सट्रूबेट करना चाहिए। बट हमेशा हमारे आईसीयू के अंदर रात को नहीं एक्सट्रूबेट करते हैं, सुबह एक्सट्रूबेट करते हैं, अर्ली मॉर्निंग जब ऑलमोस्ट हम डेड होने वाले होते हैं, और आपकी ट्यूब भी सुबह सुबह ही निकाली जाती है। सो व्हाट वी डू, वी जस्ट एक्सप्लेन द प्रोसीजर। अंकल जी आपकी ट्यूब निकाली जाएगी, मुंह की अब आपको मुंह से खाना चालू करना है, पानी तो आप बहुत अच्छे से पी रहे हैं, इसीलिए अब आपकी ट्यूब को निकाल देंगे ताकि आप आराम से खा पी सकें। स्टॉप द फीडिंग कर चुके हैं, पहले स्टॉप फीड कर चुके हैं, और पेशेंट को सिप्स ऑफ वाटर भी स्टार्ट कर चुके हैं। ड्रेन ट्यूब कंटेंट, जो भी कंटेंट बचा बुचा है ट्यूब के अंदर उसको ड्रेन कर दिया जाता है ताकि वो आते आते वो गलती से एक्सक्रीट ना हो जाए। रिमूव द टेप, सबसे पहले नाक की ट्यूब निकालनी है। देन आफ्टर आपने रिमूव द ट्यूब इन वन स्विफ्ट वे, डिस्पोज, ओके, एकदम खींच के बाहर और डिस्कार्ड। वाइप द नोज ऑफ द पेशेंट एंड देन रिमूव द ग्लव्स एंड वॉश द हैंड्स। सो दिस आई थिंक सबको मालूम होगा एनजी ट्यूब कैसे रिमूव की जाती है, इट्स नॉट अ बिग डील। ऑलराइट गाइस, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ ट्यूब्स, जो आप अपने एग्जाम में देख सकते हैं। ये सैलम सम्प है, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है गाइस। इसके डबल ल्यूमन होते हैं, 2 ल्यूमन होते हैं आगे की तरफ। ये ट्यूब आप देख सकते हो, और अभी एनक्लेक्स के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, एनक्लेक्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं ये, ओके। सो दिस विल बी लाइक डबल ल्यूमन, मोस्ट कॉमन फॉर इरिगेशन ऑफ स्टमक एंड फीडिंग, साइज 14 से 18 फ्रेंच, ओके। सैलम सम्प डबल ल्यूमन ट्यूब होती है, इरिगेशन के काम आती है। लेविन होती है, ये बहुत ही लंबी ट्यूब होती है, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग होती है, सिंगल ल्यूमन होती है। वही सेम 14 से 18 फ्रेंच की, 125 सेंटीमीटर्स फॉर स्टमक डीकंप्रेसिंग कंप्रेसिंग, ओके। विथड्रॉइंग स्पेसिमन, washing the stomach free for toxin substances, irrigating the stomach and treat upper GI bleeding and administer the medication, और feeding के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। Next we have Mossmark IV DOF, नेज़ोजिजनल भी बोलते हैं इसे, हम एनजी भी बोलते हैं, एनजे ट्यूब, ओके। सो ड्यूल पर्पस होता है इनका, इस ट्यूब का ड्यूल पर्पस होता है, ओके। इंसर्टेड नाक के थ्रू डाला जाता है और एंड करती है ड्यूडेनम में या जिजनम में। तो जो हमने ट्यूब अभी कल पढ़े थे एनजी वाले, वही उनमें से ये एग्जांपल है आपका, ओके। दिस इज द एग्जांपल, बेसिकली ड्यूओ भी बोलते हैं इसको, मोसमार्क आईवी, ओके। Gastric decompression content to suction, use the smaller more distal port for feeding। तो जो आपके छोटे, use a smaller port, जो छोटा वाला पोर्ट होगा, ओके, और most distal port for feeding, ओके। तो फीडिंग के लिए कौन सा यूज करना है, use a smaller and the more distal, दूर वाला, yes। reduce reflux through removing excess feeding, आप रिफ्लक्स जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, removing the excess, फीडिंग नहीं रखना है वरना उसको रिफ्लक्स आ सकता है। थर्ड पोर्ट इज रिटेंशन बलून, जो तीसरा वाला पोर्ट होता है वो ये बलून को फुलाने में मदद करता है ताकि पाइलोरस स्फिंक्टर से वो ट्यूब खींच के बाहर ना आ जाए, ओके। नेक्स्ट ट्यूब वी हैव मिलर अबॉट ट्यूब, ये ट्यूब आप देख सकते हैं, ये भी हमारी डबल ल्यूमन होती है, ये इस प्रकार की ट्यूब है और इसके भी बलून होता है, और रबर बलून टिप होती है, दैट शुड नॉट बी इन्फ्लेटेड अंटिल द पास थ्रू द पाइलोरस, ओके। जब तक पाइलोरस से हम नहीं गुजर जाते हैं आगे की तरफ, तब तक हम इसे फुलाते नहीं हैं। पैरास्टालिसिस मूव बैलून अलोंग, तो जैसे जैसे पैरास्टालिसिस होती जाएगी
वैसे वैसे जो बलून जो हमारी ट्यूब है वो आगे की तरफ मूव करती चली जाती है। जो इसका सेकंड पोर्ट होता है 1 और 2, सेकंड पोर्ट सक्शन ऑफ सैंपलिंग के लिए होता है और हम इसे लेबल कर देते हैं कि ये सक्शन का है और ये फीडिंग का है। सक्शन और फीडिंग, तो 2 पोर्ट्स होते हैं, एक सक्शन के लिए एक फीडिंग के लिए। नेक्स्ट गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूब, दैट इज योर सेंस टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। क्वेश्चन क्या आता है, सीजर रखनी पड़ती है बेड साइड, क्योंकि ये यस तो इसकी वजह से इश्चीमिया भी हो सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। फॉर अपर जीआई ब्लीडिंग फॉर वेरिसिस, तो इसे हम इसोफेजियल वेरिसिस में इस्तेमाल करते हैं। ये देख सकते हो आप कितने पोर्ट हैं इसके ट्यूब के, और बलून 2 हैं। एक जो पोर्ट होता है वो एक बलून को फुलाता है और दूसरा पोर्ट होता है वो दूसरे बलून को फुलाता है। 2 ल्यूमेन्स होते हैं इन्फ्लेट द गैस्ट्रिक इसोफेजियल, एक पेट में जाके खुलेगा और एक इसोफेगस में खुलता है। थर्ड जो ल्यूमेन होता है वो गैस्ट्रिक सक्शन के लिए होता है, ड्रेन करने के लिए होता है। कैन बी इंसर्टेड ओरली और नेजली, कंप्रेसेस इसोफेजियल वेरिसिस रिड्यूस द जीआई हेमरेज। तो जो आपके ये जो वेरिसिस होते हैं इनको ये ब्लॉक कर देता है, ये बलून फूल जाता है, ये कंप्रेस कर देता है तो ताकि ब्लीडिंग ना हो सके, तो ब्लीडिंग रुक जाती है। ओके, एंडोट्रैकियल ट्यूब की बात करते हैं अब हम। एंडोट्रैकियल ट्यूब, ईटी ट्यूब। गाइस वी हैव 2 टाइप ऑफ ट्यूब्स, ओरोट्रैकियल, नेसोट्रैकियल। ओरोट्रैकियल मतलब जो मुंह से डाली जाती है ट्यूब, और नेसोट्रैकियल जो नाक के थ्रू डाली जाती है। ओरोट्रैकियल के डिसएडवांटेज काफी हैं, ओरोट्रैकियल के डिसएडवांटेजेस हैं, बट स्टिल ज्यादातर ओरोट्रैकियल ही की जाती है। नेसोट्रैकियल के डिसएडवांटेज कम है, बट फिर भी नहीं करते हम लोग कॉमनली। इंसर्टेड थ्रू माउथ, इंसर्टेड थ्रू नॉस्ट्रिल। ऑलवेज यूज लार्जर डायमीटर ट्यूब्स, रिड्यूस द वर्क ऑफ ब्रीदिंग, ज्यादा हवा जाएगी तो ब्रीदिंग में कम ही वर्क करेगा। स्मॉलर ट्यूब्स होती है क्योंकि नाक की जगह कम है, इंक्रीज रेजिस्टेंस एंड क्लाइंट वर्क फॉर ब्रीदिंग। Used when patient has nasal obstruction or pre-deposition of to the epistaxis। तो आप इन्हें कब कब यूज कर सकते हैं, कोई नाक में ऑब्स्ट्रक्शन है, एपिस्टेक्सिस का कुछ प्रॉब्लम है तो आप ओरल यूज करोगे। और नेजो कब यूज करते हो, जब आप अवॉइडेड इन क्लाइंट विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर, नहीं अवॉइड करना है, इवन लाइक ब्लीडिंग वाले क्लाइंट में भी हम अवॉइड करते हैं क्योंकि उससे ब्लीडिंग हो सकती है। अनकंफर्टेबल है, यस, मैनिपुलेटेड बाय टंग कॉजिंग एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। क्यों, क्योंकि वो ऐसा चबा के ट्यूब के ना हालत खराब कर देते हैं मरीज लोग। कैसे ना, ऐसे सब बिल्कुल चबाते ही रहेंगे, जैसे उनको होश आएगा हम उनको SIMV मोड पे डालेंगे। फॉर एग्जांपल ऑन वेंटिलेटर, एवरीबॉडी नो ना ईटी ट्यूब क्या है, एंडोट्रैकियल ट्यूब, जो कि वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट की जाती है। क्योंकि पेशेंट की अभी भी सर्जरी हुई है और पेशेंट एनेस्थीसिया के अंडर कंट्रोल में है, वो सांस नहीं ले सकता है और उसको सांस देने के लिए वेंटिलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस वेंटिलेटर को डायरेक्ट तो पाइप डाल नहीं सकते उसके फेफड़ों में, इसीलिए ईटी ट्यूब डाली जाती है पहले, ताकि उस ईटी ट्यूब के जो आगे का जो कनेक्टर है, क्या बोलते हैं इसे, ऑटोमाइल कनेक्टर, आई जस्ट फॉरगॉट, ऑलवेज आई फॉरगॉट, अडेप्टर जो होता है उसके साथ हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। और कनेक्ट करने के बाद वेंटिलेटर मुझे सांस दे रहा है, तो मेरे पास 3-4 मोड आते हैं। ओके, सबसे पहले PRVC मोड होता है, सबसे पहला जो मोड होता है PRVC मोड होता है। ये PRVC मोड जो होता है वो पेशेंट की ब्रीदिंग को कंप्लीटली कंट्रोल वेंटिलेटर द्वारा किया जाता है, कंप्लीटली कंट्रोल ऑफ द वेंटिलेटर। इसको पढ़ेंगे हम एक दिन। ओके, SIMV मोड दूसरा मोड होता है जो वेंटिलेटर सिंक्रोनाइज तरीके से ब्रीदिंग दे रहा है, यानी कि एक सिंक्रोनाइज तरीके से, जब मुझे जरूरत है तब तो मुझे मिल ही रही है और एक सिंक्रोनाइज वे ऑफ भी दे रहा है। तीसरा मोड आता है CPAP का, जिसमें मशीन कुछ भी नहीं कर रही है, मैं ही सांस ले रही हूँ, लेकिन जिस पॉइंट पे मेरी एब्सेंस हो गई ब्रीदिंग की तभी मुझे वो मशीन सांस देगी, वरना मशीन सांस नहीं देगी। तो गाइस ईटी ट्यूब PRVC मोड पे भी होती है, SIMV पे भी होती है और CPAP पे भी ईटी ट्यूब होती है। अब CPAP के बाद वो खुद से सांस ले सकता है, अब इस ईटी ट्यूब को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ईटी ट्यूब में क्या क्या है, कफ होता है, ओके, पायलट बैलून होता है और यूनिवर्सल अडेप्टर होता है। ये जो कफ होता है, अगर गलती से, हमारे आईसीयू में क्या होता था, अगर किसी पेशेंट का गलती से कफ हल्का फुल्का रह गया है, इन्फ्लेट हल्का फुल्का है, तो उस स्टाफ को इतनी डांट पड़ती थी। यू नो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं 2 cc हमेशा अपने पॉकेट में रखती थी, ताकि जब भी पेशेंट के पास गए, बैलून चेक किया, 2 cc निकाला जेब से, हवा भरी, काम खत्म। और ये मैं इतना ज्यादा करती थी बिकॉज मेरे मन में इतना डर बैठ चुका था कि कभी कोई सर्जन मुझे कुछ ना सुना
बना दे, राइट? सो आई ऑलवेज कीप 2 cc इन माय पॉकेट। ये भूत मेरा वार्ड में जब मैं चली गई थी तब भी था मेरे को ये हैबिट, सिंस 2 cc की हमेशा पॉकेट में डाल के रखनी, लेकिन वहां पे इंटुबेटेड पेशेंट्स नहीं थे तो चली गई है आदत, अब तो बिल्कुल जा चुकी है। बट 2 cc इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ET वाला पेशेंट, क्योंकि कफ चेक करना है। कॉम्प्लिकेशन क्या है अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। सो व्हेन इन्फ्लेम्ड इट प्रोड्यूस अ सील बिटवीन ट्रैकिया एंड द कफ, तो एक सील बना देता है ये ताकि ET एकदम से बाहर ना जाए। पायलट बलून, ये वो हिस्सा होता है जहां से हम उस हवा को भरते हैं। सो परमिट द एयर इनटू द कफ, तो ये वो हिस्सा है, मैं भी दिखाऊंगी विजुअली। यूनिवर्सल अडेप्टर enables the attachment of the tube with the mechanical ventilators, means the connector, the ET tube connector will help any kind of ventilator can come and connect and provide oxygen to the patient. So that is a universal adapter. चाहे जर्मनी से ले आओ, जैसे कि हमारे एम्स के अंदर कार्डियो में जर्मनी की मशीन्स हैं, वेंटिलेटर्स, ऑल वेंटिलेटर्स आर फ्रॉम जर्मनी। ओके, तो वो चाहे तुम जर्मनी के ले आओ चाहे कहीं के भी ले आओ, वो यूनिवर्सल अडेप्टर होता है, वो कहीं पे भी कनेक्ट होता है। सो यू कैन सी हियर इज द ET ट्यूब। सो आप देख सकते हैं दिस इज द बैवल, दिस इज द बैवल, दिस इज द मर्फी आई, देखो कैसे देख रही है छोटी सी आई। दिस इज द कफ, दिस इज द वोकल कॉर्ड गाइड, इतना इतना डालना है उसको, गले के अंदर जाना चाहिए, यू नो इट इज अ गाइड वायर फॉर द डॉक्टर्स। रेडियो मार्कर होते हैं, एक्सरे करेंगे तो साफ साफ ट्यूब दिखेगी, ये है वो कफ। तो ये हमारे एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ये है वो बलून। इस बलून के इस कनेक्टर को बोलते हैं पायलट बलून। यहाँ से हम लोग उसको भरते हैं, ओके, हवा जाएगी और किसमें जाएगी, कफ के अंदर जाएगी। तो यू ऑलवेज पुट 2 cc एट लीस्ट इन दिस, एंड दिस इज योर अडेप्टर। ये यूनिवर्सल अडेप्टर 14 से 15 mm का। गाइस, इज इट क्लियर रोशनी? Okay, now let's see the MCQs. कफ के अंदर जो प्रेशर होता है वो 15 से 20 mmHg, और MCQ में आए तो हमेशा 20 की तरफ जाना है, क्योंकि 20 हमेशा लिखा होता है उन्होंने। इफ अंडर इन्फ्लेम्ड, भाई वो एस्पिरेट कर सकता है निमोनिया, इसीलिए वो हाथ धोए हमारे पीछे पड़े होते हैं। अगर गलती से किसी पेशेंट का इन्फ्लेम नहीं है, हल्का फुल्का हवा है, तो भाई वो तो वॉट लगा देंगे, बल्कि बहुत गंदे लेवल का। इफ ओवर इन्फ्लेम्ड, सॉरी इन्फ्लेट, देन एशीमिया और ट्रैकियल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ओवर इन्फ्लेट भी नहीं करना है, इसीलिए बैलून होता है पता लगाने के लिए। या मस्ट बी यूज्ड फॉर 3 वीक्स, 3 हफ्ते के बाद या तो एक्सट्यूबेट होगा या तो चेंज होगी ट्यूब। स्ट्राइल सक्शन टेक्निक्स अभी पढ़ेंगे हम उनको। प्लेसमेंट कंफर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सरे। चलो अब ट्रेकोस्टमी के बारे में भी बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्यूब, सिंगल ह्यूमन, डबल ह्यूमन एंड फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब्स। सिंगल ह्यूमन सिंपल एक ट्यूब होती है, पर हमारे हॉस्पिटल में सिंगल ह्यूमन नहीं यूज होता है, हम लोग यूज करते हैं डबल ह्यूमन। ओके, और कई बार सिंगल भी यूज करते हैं, डिपेंड करता है वो कैसा है, अवेलेबिलिटी क्या है। सिंगल ह्यूमन तो सबको मालूम है, नॉर्मल जो ET ट्यूब है ये वाली सिंगल ह्यूमन। डबल ह्यूमन में ना एक और अंदर एक कवरिंग होती है, और ये जो कवरिंग होती है ये क्या करती है, आप इसे अलग कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। क्लीन द आउटर सरफेस ऑफ द सर्कुलर मोशन में, आउटर सरफेस क्लीन करना तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं इन द ट्रेकोस्टमी। फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब्स कुछ इस प्रकार की होती है, आप देख सकते हो इन्हें। इनको हम घर भेज देते हैं पेशेंट को, इनको लगा के घर भेज देते हैं। सो विद द होल टू allow the air flow between the larynx and trachea, so we send the patients with fenestrated tubes। तो ये तो बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं, लाइक एवरी डे, यू नो। एम्बुबैग स्पेयर ट्रेकोस्टमी किट शुड बी एट द बेड साइड, कभी भी कोलैप्स हो सकता है पेशेंट। और कफ का प्रेशर कितना होना चाहिए, 20। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। हमारे एक स्टाफ है, विल नॉट डिस्क्लोज द नेम, शी पास्ड NCLEX in I think first attempt, but passed OSCE in 2 attempts. That candidate basically did 2 blunders in ICU, 2 big blunders. First blunder was गलत ब्लड चढ़ाया पेशेंट को, गलत ब्लड बोले तो ब्लड चढ़ा दिया, और वो पेशेंट ना एक ब्लंडर किया, सॉरी, और एक अच्छा काम किया। One was blunder and one was like exceptional work। तो ब्लंडर तो ब्लड का था कि गलत ब्लड चढ़ा दिया, और जो इवनिंग स्टाफ वाला जो स्टाफ था, इवनिंग स्टाफ,
ब्लड जा चुका था पूरा। इवनिंग स्टाफ ने देखा यूरिन बैग के अंदर हेमिचूरिया, और तब उसने फिजिशियन को इन्फॉर्म किया, और आपको मालूम है हेमिचूरिया, ब्लड जा चुका है, कंप्लीटली सीबीसी काउंट सब कुछ भेजा गया, और पेशेंट को 250 सीसी पूरा का पूरा ब्लड जा चुका था। बट शी वाज 28 इयर्स ओल्ड, वो बच गई थी, कुछ मेजर इशू हुआ नहीं, वो यूरिन किडनी ने संभाल लिया। सेकंड जो अच्छी चीज किया कि उन्होंने एक छोटा बेबी था जिसकी ट्रिकोस्टमी ब्लॉक थी, ओके, और वो लगभग 1-1.5-2 महीने से पेशेंट, हमको ना रेपिटेशन में पेशेंट्स मिलते हैं, रेपिटेशन में, क्योंकि गिनती ही स्टाफ है आईसीयू में, 16 स्टाफ है हम लोग, और हमको उस टाइम पे रेपिटेशन में पेशेंट्स मिलते थे, लाइक वेरी रेपिटेशन। तो वो उसकी ट्यूब ब्लॉक थी, एंड व्हाट शी हैज डन, शी टुक आउट द ट्यूब, टुक द न्यू ट्यूब, और उसने डाल दी, उसी वक्त डाल दी, और बेबी सर्वाइव कर गया, क्योंकि फिजिशियंस रात के वक्त इतने अवेलेबल नहीं होते। तो गाइस ये जो पॉइंट है ना, ये साफ साफ बोला जाता है कि अगर इनमेच्योर ट्रिकोस्टमी का खड्डा, यू नो द होल, इफ इट इज इनमेच्योर यू कैन नॉट पुट ट्रिकोस्टमी अगेन, आपको दोबारा कट करके डालनी पड़ती है। बट इफ दैट इज अ मैच्योर ट्रिकोस्टमी होल, यू कैन पुट ट्रिकोस्टमी ऑन द सेम प्लेस। तो दो प्रकार से पोजीशंस होती है ट्रिकोस्टमी की, एक इमेच्योर और एक मैच्योर। तो मैच्योर में आप बस कुछ नहीं करना है, खोलो स्टाइल में से उसको डाल दो, डल गया, काम हो गया। सो व्हाट हैपेंड, इमीडिएट ट्रिकोस्टमी में क्या है, इमीडिएट फोकस टू प्रिवेंट डिसलॉजमेंट, द स्टोमा इज नॉट मैच्योर्ड, इफ डिसलॉज इट्स डिफिकल्ट टू इंसर्ट, एंड चेक द टाइटनेस ऑफ द टाइज। हमेशा टाइज को हम ऑलवेज मॉर्निंग में केयर करते हैं ट्रिकोस्टमी की, हम ट्रिकोस्टमी की टाई को थोड़ा ढीला करते हैं, पर 2 लोग चाहिए हैं, 2 people should be there। तो टाई को थोड़ा ढीला करेंगे, ट्रिकोस्टमी के जो वॉच पीस है उनको निकाल के डिस्कार्ड करेंगे, बीटाडीन से क्लीन करेंगे, नए वॉच पीस को कट करके वहां कनेक्ट करके टाई को अच्छे से बांध देंगे। तो टाई शुड बी टाइट। ट्रैक मैच्योरिटी पीरियड इज 7 days, 7 दिन लगते हैं उस ट्रिकोस्टमी के होल को मैच्योर होने में। आफ्टर 7 days इफ इट इज डिसलॉज्ड, रीइंसर्शन कैन बी डन यूजिंग बेडसाइड स्पेयर ट्रैक किट। इसीलिए बेडसाइड हमेशा क्या रखनी है, एक ट्रिकोस्टमी किट रखनी है। और ये भी बहुत प्रॉब्लम होता था, जैसे मान लो 7 की रखी, 7 की ट्यूब, 7 का ट्रिकोस्टमी गया उसके गले में, हमने रख रखा है 7.5 का, जस्ट दिखाने के लिए कि हाँ हमने रख रखा है। लेकिन अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो भाई उसकी तो बात लग जाएगी फिर। इसीलिए ये सच के प्रोटोकॉल है जो फॉलो किए जाते हैं गाइस। लिटरली बेडसाइड ट्रिकोस्टमी रखना पड़ता है एक एक्स्ट्रा पेशेंट के लिए, कभी भी डिसलॉज हो सकती है ट्रिकोस्टमी, इट्स इमरजेंसी ट्रिकोस्टमी ना, तो भाई बेडसाइड हमेशा रखना होता है, इंश्योर करना होता है। नेक्स्ट, ट्रिकोस्टमी केयर टू बी डन एवरी 8 hourly। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारी शिफ्ट खत्म होते ही मॉर्निंग में हम क्या करते हैं, ट्रिकोस्टमी केयर करते हैं। चेंज कैसे करना है, 2 लोगों की मदद से भी कर सकते हो, बिना किसी की मदद से भी कर सकते हो। 2 लोगों की मदद से करोगे, रिस्क होता है ट्यूब डिसलॉजमेंट का विद रिप्लेसिंग द टाइज, हो सकता है, क्योंकि होने में तो कुछ भी हो सकता है। प्लेस न्यू टाई बिफोर कटिंग एंड रिमूविंग ओल्ड वन। भाई पुरानी वाली को कट करने से, ओल्ड ये सब करने से पहले क्या करना है, टाइज को पहले प्लेस कर लो। तो अगर 2 लोग हैं तो पहले क्लीन कर लो, अगर कोई भी नहीं है तो सबसे पहले टाई के ऊपर काम कीजिए, उसके बाद बाकी का काम करना है। यूज कमर्शियली प्रिपेयर्ड ट्रिकोस्टमी ड्रेसिंग विद स्लिट इन। जैसे मैंने बोला, हम कैंची से उसको काट देते हैं, कट करके वो डिवाइड हो जाती है और फिर उसके बाद उसको यहाँ लगाया जाता है। अब बात करते हैं सक्शनिंग की। हाइपर ऑक्सीजनेट बिफोर एंड आफ्टर ऑलवेज, चाहे वो ईटी सक्शन है चाहे वो ट्रिकोस्टमी का सक्शन है, हमेशा हाइपर ऑक्सीजनेट पेशेंट को किया जाता है। द सेफ सक्शन रेंज इज फॉर 100 to 120 mmHg, नॉट मोर देन 10 सेकंड एट अ टाइम। 10 सेकंड से ज्यादा एक टाइम में हम सक्शन नहीं करते हैं। सक्शन व्हेन कमिंग आउट इन रोटेटिंग मोशन, जब भी हम बाहर आते हैं तो हम हमेशा रोटेशन में भी करके दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। तो ऐसा रोटेट कर करके हमें बाहर निकालना होता है। लिमिट ईच सक्शन सेशन 2 to 3 attempts, allow at least 1 in between। तो गाइस लिमिट कर दीजिए ईच सक्शन सेशन टू 2 to 3 attempt, ओके, 2 से 3 अटेम्प्ट रखने हैं हमें। अलो एटलीस्ट 1 मिनट बिटवीन, तो 1 मिनट के थोड़ा गैप ले लो थोड़ा सा, और उसके बाद दोबारा कर सकते हो 2 से 3 अटेम्प्ट। चलिए सक्शनिंग का प्रोसीजर करते हैं। सबसे पहले असेस द क्लाइंट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। वेल आई एम गोइंग टू डू सक्शन ऑन यू, आई होप इट इज ओके टू यू। ऑलराइट, upright position, so I need are you comfortable in this position, but for suctioning I need you to sit in upright position।
टेक आउट द बेड, ऊपर कर लो बेड को। चलो, परफॉर्म द हैंड हाइजीन एंड देन डोन द प्रोटेक्टिव ग्लव्स। क्या क्या डालेंगे? ग्लव्स डालेंगे, मास्क डालेंगे, गाउन भी डाल सकते हैं, एंड किस हेयर कैप हमेशा। प्रिपेयर द सक्शनिंग इक्विपमेंट। सबसे पहले मैंने सक्शन कनेक्ट कर दिया, ऑन कर दिया मैंने सक्शन। सक्शन ऑन करने के बाद मेरी ट्यूब में क्या आ रहा है? सक्शन आ रहा है। सो प्रिपेयर द सक्शन एंड टर्न ऑन द सक्शन। कर दिया मैंने सक्शन ऑन। फिर मैंने क्या करना है? टर्न ऑन सक्शन कर दिया। दूसरा स्टाफ, सेकंड वाला पर्सन क्या करेगा? एम्बू बैग से उसको पहले हाइपर ऑक्सीजनेट करेगा। हाइपर ऑक्सीजनेट कर दिया, परफेक्ट। इंसर्ट द कैथेटर विदाउट सक्शन। अब मैंने सक्शन ऑन है सक्शन, बट मैंने उसको दबाया हुआ नहीं है, तो मेरी ट्यूब में सक्शन नहीं है, बस नॉर्मल घूम रहा है, बट एक्टिवेटेड नहीं है वो। तो मैंने ट्यूब पकड़ी, गले में सीधी ट्यूब डाल दी, और डालने के बाद अब जब इंसर्ट कर दी, अब अप्लाई करूंगी मैं सक्शन बीच बीच में, इंटरमिटेंट, इट शुड बी इंटरमिटेंट, and then rotating intermittently and then taking out the secretions, and then after hyperoxygenate the client and listen to the breath sounds and document the procedure and client and activity. Is that clear? Now let's do extubation. Hyperoxygenate the client, okay, place a semi forward position, then deflate the cuff. लेकिन एक डॉक्टर था, डॉक्टर जीना, वो क्या करता था? वो कहीं मलयालम कहीं से था वो बेचारा। वो क्या करता था? बिना ग्लव्स डाले ट्यूब का वो पकड़ के तोड़ा, कफ तोड़ दिया और ट्यूब खींच के बाहर, खत्म, काम खत्म। हम लोग पूरे ग्लव्स डाल रहे हैं, मास्क डाल रहे हैं, एयर कैप डाल रहे हैं, प्रॉपर तरीके से बेड के ऊपर एक माउथ वॉश रख रहे हैं पेशेंट के लिए, और डस्टबिन सामने रख रहे हैं, एंड सॉइल वाटर की बोतल रख रहे हैं। एक्सट्रूबेट की तैयारी करी जा रही है प्रॉपर तरीके से। और वो डॉक्टर जीने का बच्चा वो क्या करता था? ऐसे घूमते घूमते आता है, हाँ इसका एक्सट्रूबेट कर, सीपैप पे डाल दिया, अपनी मर्जी से सीपैप पे डाल दिया पेशेंट को, चलो इसका गैस कर लेना, गैस किया, एंड देन व्हाट ही विल डू? कफ ऐसा तोड़ दिया, ओके, कफ बिल्कुल डिफ्लेट हो गई, और अब पकड़ के वो ट्यूब से ये लो जी, चलो उठ जाओ, चलो चलो हो गया, दैट्स इट। सो गाइस लेट्स डू प्रॉपरली। Hyperoxygenate the patient, place it on the semi-forward position, deflate the cuff with the syringe 2 cc जो आपकी पॉकेट में पड़ी हुई है, उससे उसको डिफ्लेट करो। Have the client inhale, बोलो उसको सांस लेना है, क्योंकि अब ट्यूब में अभी ट्यूब नहीं निकाली मैंने बाहर, तो मैं भी उसको वलसावा नहीं बोल रही, अभी मैंने ट्यूब नहीं निकाला है, अभी मैं उसको बोल रही हूँ तुम आराम से सांस ले सकते हो, अपना सांस लो, ट्यूब गले में ही अभी उसके। बट ये काफी विद इन सेकेंड्स होता है ये प्रोसीजर, तो इतना कुछ लंबा टाइम नहीं कि हाँ सांस लो, ट्यूब बेचारे के गले में अटकी है, सांस लो, चलो लंबा सांस लो, और ट्यूब के साथ सांस ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता है, विद इन सेकेंड्स होता है। बट स्टेप क्या है? डिफ्लेट द क्लफ, have the client inhale, at the peak inspiration remove the tube, suction the airway throughout the tubing, okay, and after remove instruct the client to cough, deep breathe, remove the secretions, throat and provide oxygen, monitor the respiratory difficulties and hoarseness, short throat बहुत कॉमन बात है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। The client patient should limit talking if it occurs. Guys, is it clear? Perfect. Now let's move on to the last topic of today's lecture, that is chest tube drainage. So chest tube drainage जो होती है वो आप सबको मालूम है, रिमूव करने के लिए क्या? एयर, फ्लूइड, पस, and maintain the normal negative pressure in the pleural cavity for the lung re-expansion, prevent the tension of the pneumothorax. तो भाई किसी को pneumothorax है, pleural, hydrothorax, कुछ भी लंग्स में है, anything, तो हमें चेस्ट ट्यूब डाल के निकालना पड़ेगा बाहर। हवा है तो वो भी निकालेंगे, पानी है तो वो भी निकालेंगे, पस है तो वो भी निकालेंगे, कायम है तो वो भी निकालेंगे, सब कुछ बाहर निकालेंगे चेस्ट ट्यूब से। तो ये चेस्ट ट्यूब क्या होती है? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज कुछ इस प्रकार का सिस्टम होता है, आप देख सकते हैं, इसे हम ड्रेनेज चैम्बर बोलते हैं, इसे हम सक्शन चैम्बर बोलते हैं, इसे हम वाटर सील चैम्बर बोलते हैं। ये काम कैसे करता है? इस प्रकार से। तो वॉल सक्शन, तो मेरी दीवार है, पेशेंट की दीवार है, यहाँ पे 2 बड़े बड़े सक्शन के डब्बे लग रखे हैं, एक को हम लो सक्शन बोलते हैं, मैंने ये भी यूट्यूब पे इंस्टा पे वीडियो अपलोड करा हुआ है, और एक को हम हाई सक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जब हम चेस्ट ट्यूब डालते हैं हमेशा किसके साथ डालना होता है? लो सक्शन, हमेशा लो सक्शन। और ईटी ट्यूब का सक्शन किसके साथ होता है? हाई सक्शन के साथ। वेरी गुड। तो लो ट्यूब के साथ लगा दिया, कनेक्ट कर दिया, चलो जी। अब ये सक्शन बन रहा है, यहाँ पे बड़ा अच्छा सक्शन क्रिएट हो रहा है, और ये पानी क्या करता है? एयर बबल को नहीं जाने देता ऊपर, बस।
तो ये पानी यहाँ पे रखता है, अपना लेवल क्रिएट करेगा, और ये सक्शन नीचे नीचे जो पेशेंट की चेस्ट के अंदर है वो कंटेंट कहाँ आता जाएगा, नीचे आता जाएगा। तो ये सक्शन क्रिएट कर रहा है और ये कंटेंट नीचे आ रहा है, तो इसे बोलते हैं वाटर सील सक्शन चैम्बर्स। ओके, वी हैव 3 टाइप ऑफ चैम्बर्स। फ्लूइड कलेक्शन डायरेक्ट, सीधा पानी नहीं आएगा उसमें, सीधा फ्लूइड ही आएगा, हवा ही आएगी सीधी। तो ड्रेन लेस देन 100 ml, तो आप क्या यूज करोगे, फ्लूइड कलेक्शन चैम्बर, एंड इट इज नॉर्मल। अगर ब्राइट कलर की ड्रेन आ रही है, रेड फ्लैग। और अगर किसी की नाइट ड्यूटी है और वो पेशेंट अभी भी ओटी से आया है और ओटी में आने के बाद उसके ड्रेन में ब्लड आ रहा है और भाई वो 100 ml की रेंज से ऊपर चला गया है, तो उस स्टाफ की तो आफत आ जाएगी, क्योंकि वो पेशेंट ब्लीड कर रहा है। दैट्स अ रेड फ्लैग। उसकी चेस्ट को क्लोज करके ड्रेन के साथ वापस ओटी भेजा जाएगा और दोबारा से छाती खोली जाएगी और पेशेंट को री एक्सप्लोर किया जाएगा, देखा जाएगा ब्लीडिंग क्यों हो रही है, एंड देन अगेन इंतजार कीजिए मरीज के आने का और दोबारा से रिसीव कीजिए। कितना बुरा दिन निकाले हमने। नेक्स्ट, वाटर सील बोतल, ये वाला है वाटर सील चैम्बर। ओके, इसमें नॉर्मल जर्नल इंटरमिटेंट बबलिंग इज गुड, पर कॉन्टिन्यूस बबलिंग नो, इट्स नॉट गुड। इसका मतलब है लीकेज है, कहीं ना कहीं लीकेज है। कॉन्टिन्यूस बबलिंग क्यों हो रही है, इंटरमिटेंट होनी चाहिए, सांस लेना सांस छोड़ना, सांस लेना सांस छोड़ना, तो ये इंटरमिटेंट है, तो इंटरमिटेंट बबलिंग इज ओके। सक्शन चैम्बर, ऐसे चैम्बर जो डायरेक्ट सक्शन से कनेक्ट होते हैं उनमें जेंटल कॉन्टिन्यूस बबलिंग बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन विगरस बबलिंग नॉट कॉमन। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट वी हैव चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। गाइस, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज में क्या आएगा, असेस द पेशेंट क्लाइंट स्टेटस एंड वाइटल साइंस। अब बताओ, अगर एक पेशेंट का चेस्ट ड्रेन हो रहा है, आप उस पेशेंट को क्या क्या मेजर करोगे, वाइटल साइंस, उसके ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, वेरी गुड, स्टेटस कैसा है, रिपोर्ट करेंगे अगर वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी में, क्योंकि वो एयर एम्बोलिज्म या फिर न्यूमोथोरैक्स का साइन बन सकता है, तो रिपोर्ट ब्रीदिंग डिफिकल्टीज अगर है तो। अस्कल्टेड ब्रेथ साउंड्स एवरी शिफ्ट, डिमिनिश और ब्रेथ, एब्सेंट ब्रेथ साउंड का मतलब क्या है, लंग नॉट री एक्सपैंडिंग, न्यूमोथोरैक्स हो रहा है, क्लैप्स हो रहा है। Check the tube connections periodically. Make sure all the tube sections are sealed airtight. इसका भी I still remember. There was one doctor named as Dr. UKC, बुजुर्ग डॉक्टर, you know, very old. भाई उसके पेशेंट में अगर गलती से भी, हम लोग क्या करते हैं जब कनेक्ट करते हैं तो क्लैम्प करके आवाज सुन सकते हैं ना, साउंड सक्शन का आवाज सुन सकते हैं, लेकिन आप नहीं सुन सकते उसके पेशेंट का। आप उसे कनेक्ट करो और एयर सील टेगा डाउन लगा के उसे बिल्कुल पैक करो। तो अलग अलग डॉक्टर के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो जिसका जो पेशेंट होता था हम उसी हिसाब से उस पेशेंट को डील करते थे। डू नॉट लेट द पेशेंट लाई ऑन कलेक्टिंग एंड ट्यूब ड्रेनेज। ओके, सो डू नॉट लेट द पेशेंट लाई ऑन कलेक्टिंग ट्यूब ड्रेनेज, उस तरफ उसको लाई करने को मना करना है, चुभ सकता है वो उसको अंदर। टू हेल्प ड्रेनेज मूव थ्रू द ट्यूबिंग, अप्लाई जेंटल स्क्वीज and release motion to small segment for the client between your fingers। तो थोड़ा सा कर सकते हैं ड्रेनेज को मूव करने के लिए, लेकिन मिल्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, स्ट्रिपिंग ऑफ द चेस्ट ट्यूब बिल्कुल भी नहीं। व्हाट इज मिल्किंग, कुछ इस प्रकार का इक्विपमेंट होता है, इसके अंदर ट्यूब डाल दो और ऐसा खींच के टाइटली स्क्वीज करो, ऐसा नहीं करना है, इससे ट्यूब बाहर आ सकती है, तो ये चीज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, फ्लक्चुएशंस ऑफ द फ्लूइड इन द चैम्बर विल स्टॉप। आपको बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे की फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगी। कब, जब लंग क्या है, री एक्सपैंडेड है, ट्यूबिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय क्लॉट, उस टाइम पे आपकी जो पानी है, जो आपका वाटर है, वाटर सील ड्रेनेज में, वो बिल्कुल मूव नहीं करेगा। तो जब हम सांस लेते हैं तो पानी ऊपर जाता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो पानी थोड़ा सा नीचे आता है नॉर्मली, लेकिन अगर आपको फ्लक्चुएशंस नहीं देखने को मिल रही है गाइस, इट्स अ रेड फ्लैग। नेक्स्ट, नेवर लीव अ चेस्ट ट्यूब क्लैम्प फॉर मोर देन 1 मिनट। ओके, उससे इंट्रा पल्मोनरी वेज प्रेशर इंक्रीज हो सकता है और लंग्स में ब्लॉकेज हो सकती है, बहुत कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। बट हमने बड़ी बात किया है क्लैम्प, 10-10, 15-15 मिनट भी क्लैम्प किया है। एक्सरे जब हम भेजते पेशेंट को, तो आज तक तो मैंने कभी विटनेस नहीं किया है,
बट सेफ्टी मेजर्स तो सेफ्टी मेजर्स ही होते हैं। तो नेवर लीव अ चेस्ट ट्यूब क्लैम्प फॉर मोर देन 1 मिनट। डू नॉट क्लैम्प चेस्ट ट्यूब फॉर नियोनेट ऑन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स। वेंटिलेटर्स के ऊपर कभी भी चेस्ट को हम क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि इससे पेशेंट की अंदर लंग्स री एक्सपैंड हो सकते हैं और वो कोलैप्स हो सकते हैं। क्लाइंट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, प्लेस द ड्रेनेज सिस्टम बिलो द चेस्ट लेवल, नीचे की तरफ, ग्रेविटी की तरफ। डिसलॉज हो गया तो क्या करें? डू नॉट पुश द ट्यूब बैक इनटू द चेस्ट to prevent air sucked into the pleural cavity. Apply a sterile pressure gauge and put it on the dislodged area. लेकिन अगर डिस्कनेक्ट होगी तो क्या करें? कटोरी, पानी की कटोरी, उसमें डाल दीजिए उस ट्यूब को, ताकि हवा अंदर ना जा सके। न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, तो बस अपना कुछ भी, आपकी बॉटल, एनएस की बॉटल, व्हाटएवर इट इज अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट पुट द ट्यूब इनसाइड द वाटर। अगर डिस्कनेक्ट होती है तो, डिसलॉज का मतलब कुछ और है। डिसलॉज का मतलब है बिल्कुल ही अलग हो जाना, छाती से ही अलग हो जाना, दैट इज डिसलॉज। अगर डिसलॉज है तो आप स्ट्राइल गॉज पीस लोगे या पेट्रोलियम जेली भी ले सकते हो, वो वहां पर ऐसा लगा देते हैं, उससे एयर लीक नहीं होती है। ओके, सो इफ नॉट कंप्लीटली डिसलॉज्ड, अप्लाई पेट्रोलियम जेली गॉज ओवर द होल। रिमूवल, आस्क द क्लाइंट टू टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड। अब आप वेल्सवा मैन्युअल अप्लाई करते हो, आप पेशेंट को बोलते हो हम आपकी ट्यूब निकालने वाले हैं, लंबा सांस लीजिए और रोक के रखिए और ट्यूब आउट। इससे क्या होगा? एयर एंट्री नहीं होती, एयर एक्सचेंज नहीं होती है, तो जिसकी मदद से पेशेंट जो है वो काफी बेटर फील करता है और सेफ रहता है।